नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, आज की खबर में हम बात करेंगे बावल विधानसभा चुनाव को लेकर। आखिर यहाँ पर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस में एक लंबी फहरिस्त दिखाई दे रही है, बताया जा रहा है करीब 30 जो दावेदार है उनकी ओर से आवेदन किया गया है ताकि कांग्रेस की टिकट मिल सके। वहीं अभी वर्तमान भाजपा की बात करते हुए यहाँ से जो विधायक हैं डॉक्टर बनवारी लाल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या उनको टिकट तीसरी बार भाजपा विश्वास करेगी और तीसरी बार उनको तीसरी बार टिकट देगी या फिर किसी और को मौका मिलेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी और वरिष्ठ चुनावी विश्लेषक चौधरी CS सिवाज। 25 सालों की बात कर ले, जो पिछले 25 साल है लगातार चुनावी विश्लेषण करते आए हैं और लगातार हमने कई बार देखा है कि उनका चुनावी विश्लेषण पूरी तरह से सटीक बैठता है। जब लोकसभा चुनाव की बात हुई तो उन्होंने कहा थी कि कांग्रेस को 45% मैक्सिमम वोट मिलेगा, वहीं भाजपा के लिए 50% बताया था। वो होता हुआ भी दिखाई दिया। चुनाव परिणाम सबके सामने, आकलन तमाम लोग कर सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जब हम इनसे बात करते हैं, ट्रस्ट होता है, कि विश्वास होता है, और दैनिक साथी जिस भरोसे के साथ काम करता है वो भी दिखाई देता है कि जो बात कही जाती है उसको कोई आधार होता है, बेस होता है, आंकड़ों के साथ बात करते हैं, कोई हवाई बात नहीं करते। ऐसे में आज बावल सीट की चर्चा करेंगे, रिजर्व सीट है। शिवाज साहब, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं बावल के समीकरण? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप बावल सीट के बारे में कई बार पहले भी जिक्र हुआ है जी, और मैंने हमेशा ये कहा है कि बीजेपी बावल से मजबूत है जी। तो आपने वहां उस टाइम मुझसे पूछा, लेकिन मैंने कहा था कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी बात करेंगे। तो आज बावल की बात करेंगे। मजबूत क्यों है आधार के? कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार वो कहीं न कहीं जो लंबे समय का सूखा है वो अब की बार ब्रेक करने जा रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस जीतेगी। किस तरह से आप आधार क्या है? देखो, बावल सीट की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बावल का इतिहास आपको बताऊंगा और 8-10 एंगल से बताऊंगा कि बीजेपी मजबूत क्यों है। जी। जब से हरियाणा बना है तब से लेके आज तक बावल विधानसभा में 13 इलेक्शन हुए, यानी हरियाणा में 13 इलेक्शन हुए। उन 13 में से केवल 3 बार कांग्रेस बावल सीट जीत पाई। 10 बार इस सीट पे कांग्रेस की हार हुई है। ये बड़ी बात है, कहीं 10 बार बड़ी बात है। और 10 बार में भी 2 बार शकुंतला घगवाड़िया जी इलेक्शन जीती है। और उसमें ये कहना पड़ेगा कि उस दौर में शकुंतला घगवाड़िया जी की एक जबरदस्त पकड़ बावल में थी। लेकिन अब वर्ग भी हो गए, अब वो बात नहीं। 1972 में कांग्रेस जीती थी, राम प्रसन्न चुनाव जीते थे, चौधरी जसवंत सिंह बावल के बाद। उसके बाद में राम प्रसाद चुनाव जीते, राम प्रसन्न का निकल गया। उसके बाद में 1982 में कांग्रेस जीती, शकुंतला घगवाड़िया। ठीक है। 1977 में भी शकुंतला घगवाड़िया जीती थी, 4 बार शकुंतला जीत चुकी है। 77 में जीती थी वो जनता पार्टी की टिकट पे, 82 में कांग्रेस की टिकट पे जीती, 87 में फिर एलकेटी जीती, ताऊ लाल की लहर थी, सुपड़ा शाह कांग्रेस का हो गया और मुनीलाल जीत गए। 87 के बाद में फिर जब वो चुनाव हुआ, ये 1987 के बाद में जब चुनाव हुआ 1991 में शकुंतला घगवाड़िया कांग्रेस की टिकट पे जीत गई और 1996 में हरिप्रा जीत गई, जसवंत सिंह बावल जीते। और 96 के बाद में 2000 में वो मुनीलाल रंगा जी जीते। 2005 में जबकि कांग्रेस की जबरदस्त वेव थी, ये भी देखना पड़ेगा, कांग्रेस की 2005 में जबरदस्त वेव थी। 67 सीट कांग्रेस ने यहाँ जीती थी, तब भी कांग्रेस बावल सीट हार गई थी। भरत लड़ रहा था भाई, वो चुनाव हार गया, शकुंतला निर्दलीय चुनाव जीत गई। जब इतनी वेव में भी कहीं हम ये कह रहे हैं इस वेव को 2005 की वेव थी ना, उसमें कांग्रेस सीट को नहीं जीत पाई। उसके बाद में 2009 में वो भाई रामेश्वर दयाल जी नेलो टिकट को जीत गए और 2014-19 का आगे सामने जब से बीजेपी आई, दोनों बावल की सीट को चली गई। अब बावल सीट में बात हो रही है, यहाँ बावल वैसे तो सारी हरियाणा की बात है पहले तो, लेकिन अब मैं बावल की बात करूं तो जाट वोटर जो है वो एंटी कांग्रेस रहा है मोस्ट, यानी मेजोरिटी की बात हो रही है मोस्ट। और जो SC जो वोटर है वो प्रो कांग्रेस रहा है बावल सीट पे, इसीलिए ये लोग बार बार चुनाव जीतते थे। इन लोगों का प्रभाव था। अब ये बात और है कि ये जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें जाट वोटर कांग्रेस की तरफ बढ़ा और SC वोटर की मैं बात करूं तो SC वोटर तो शुरू से 24 तक ही जो है ना कांग्रेस की तरफ रहा है। डॉक्टर बनवारी लाल तो 2 बार चुनाव जीते, आप क्या सोचते हो SC का ज्यादा वोट मिला है? नहीं,
एससी वोटर तो तब भी कांग्रेस की तरफ ही था, लेकिन ये जो बड़ा वोट है एससी का वो कांग्रेस की तरफ ही था। अरे इस बार की 2014 में वो साथ गया ऐसा नहीं। 1991 के बाद 1991 के बाद 6 इलेक्शन हुए बाउल में, 6 के 6 में कांग्रेस की हार हुई। 1996 से और 2024 तक 28 साल से कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीत पाई। वो मैंने बताई 2005 की जो वेव थी उसमें भी कांग्रेस को सीट नहीं मिल पाई। एक कारण, पहला रीजन बता दिया मैंने। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। बावड़ में एंटी रामपुरा हाउस कोई भी जो एमएलए बना, वो जब वेव हुई है ना, प्रचंड वेव, तब तो भले ही, लेकिन नहीं निकल पाया। नहीं, वेव में तो जीत गया, तब तो भले ही जीत गया। जैसे कि एलकेटी की लहर थी 87 में, मुनीलाल जी जीत गए। हॉरीपा की लहर आई, जसवंत सिंह जी जीत गए। यानी कि जब प्रचंड वेव जब रही है तब एंटी रामपुरा हाउस कैंडिडेट भी वहां से चुनाव जीत गया। लेकिन जब वेव जब नहीं होती तो रामपुरा हाउस का वर्चस्व बना रहता है। 2005 का जो चुनाव था उसमें आप कहोगे शकुंतला भगोड़े कैसे जीत गई निर्दलीय, जबकि कांग्रेस की वेव थी और भरत के साथ राव इंद्रजीत सिंह थे। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा, राव अजीत बड़ी मजबूती से शकुंतला भगोड़े साथ लग रहे थे, तो रामपुरा हाउस की सपोर्ट वहां भी थी, तब वो जो है चुनाव जीत पाई थी। वो नहीं होती तो नहीं जीत पाती। 2 कारण आपको बता दिए। अब जो है ना, ये जो तीसरे कारण की मैं बात करता हूं, मुझे ये लगता है कि बावड़ विधानसभा का जो चुनाव है वो सेम वही चुनाव होगा जो गुड़गांव लोकसभा का हुआ था। किस तरह से इसको जस्टिफाई करें? इसमें जो है ना, कांग्रेस को मुझे लगता है मैक्सिमम 40% वोट मिलेंगे और बीजेपी को 50% वोट। मतलब इतने विरोध के बावजूद बीजेपी सिर्फ 50 पे चली जाएगी। अब इसका आपको पूछोगे कि आधार क्या है? जाहिर सी बात है, आधार तो अब मैं आपको आधार बताता हूं। 2014 के इलेक्शन से और 2024 का लोकसभा इलेक्शन तक आपको इसको समझना पड़ेगा। यही बेस मेरा उस गुड़गांव लोकसभा चुनाव जी। 2014 का जब विधानसभा चुनाव जब बाउल में हुआ तो जाट वोट जो था वो 25% वोट बीजेपी को मिला। एग्जैक्ट तो होता नहीं, लेकिन ये मैंने जो निकाला है 2014 में बीजेपी को जाट वोट 25% मिला, क्योंकि इनेलो को चला गया था। कुछ कांग्रेस में, कुछ ज्यादातर यानी ज्यादातर इनेलो में था। श्याम सुंदर सब्रवाल लड़ रहे थे इनेलो से। और 2019 में लगभग 22% वोट मिला जाट का। फिर जेजेपी में चला गया, कुछ उसमें चला गया इनेलो में। और लोकसभा चुनाव में वो जाट का जो वोट था वो 20% वोट मिला बीजेपी को इस चुनाव में, लोकसभा इलेक्शन में। तो 20, 22, 25। तो आपको लगता है ना कि बीजेपी के ज्यादा मतलब वो था, बीजेपी से भारी था वोट। हाँ, विरोध भी पड़ा है। ठीक है, आप बात करते हैं एससी वोट की। एससी वोट जो था वो 2014 के जो इलेक्शन था उसमें बीजेपी को 18% वोट मिला था। एससी वोट, हाँ नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया। 2014 में मिला था 30% वोट एससी। बावड़ विधानसभा में 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को एससी वोट लगभग 30% मिला। 2019 के चुनाव में एससी वोट 23% मिला, कम हो गया 7% कम हो गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 18% रह गया। कुल 18% वोट एससी का मिला। अब बात करते हैं कि मतलब दोनों को मिला के लोकसभा का तो ये इलेक्शन अपना 2024 का हुआ, इसमें जाट एंड एससी जो वोट थे वो 18 से 20% अनुमानित बीजेपी को मिला। ठीक है, और बाकी सारा वोट कांग्रेस को चला गया। और मुझे ये लगता है कि 18 से 20% वोट अब भी जो है जाट एंड एससी का बीजेपी को मिल जाएगा। ये माहौल नहीं बता रहा है जिस तरह से आपका जो डाटा। अब मैं ये दावा करें तो दोनों बिराजी खिलाफ मैंने आपको 2019 का इलेक्शन बता दिया कि इनका कितना % वोट जो है ना वो बीजेपी को मिला जी, उतना % वोट ये ले जाएगी बीजेपी। अब भी 18 से 20% वोट इनको मिल जाएगा, दोनों बिरादरी से गेन कर लेगी बीजेपी। और लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें जाट एंड एससी 80 से 82% वोट कांग्रेस में गया। ठीक है जी, 80 से 82। फिर रिजल्ट कह रहा बावड़ असेंबली सेगमेंट से
कांग्रेस को टोटल वोट मिले 41%, 41%। जाट वोट एससी से 82 कांग्रेस में, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी और अदर कास्ट वो भी सारी कांग्रेस में, अदर्स तो कोई था ही नहीं, 2% 3% में रह गया। तो ये सारा वोट कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी कांग्रेस पहुंची कहां? 41%, 41%। अब मैं एक बात और को बताऊंगा आपको, बावड़ में बीजेपी को मिले 55.4% वोट, 55.4% वोट लोकसभा के इलेक्शन में। मोदी के नाम पे अगर आप ये मान लो कि 5.4% या 5-6% वोट मिले और वो 5-6% वोट कम हो जाते हैं, तो 41 और 5 40, यानी वो 5% मोदी के जो नाम वाले वोट थे वो अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो 40% तो कांग्रेस चली जाए, 40% तक पहुंच जाती है। अगर 7% तक भी मतलब वोट कम होते हैं बीजेपी के, तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, जब एक पार्टी के वोट घटते हैं तो सारे सारे दूसरे भी नहीं जाते, और कहीं ना कहीं बिखराव भी होता है। 2% वोट अदर्स में चले जाएंगे, 5% यहाँ चले तो 40%। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम आपको बता दिया, पूरे पीक पे जाट एससी एंटी सारी जो थी वो 41% पे पहुंच पाया, और 5% और मान लो आप तो 40% मुझे नहीं लगता कि 40% से ऊपर जाएगी। मैंने उसमें भी एक आधा 11% से कम वो वही रहा था। अब बात करते हैं कि मैं इसका वो बता दूं आपको, मेरा ये अनुमान है कि बावड़ में 2,30,500 वोट है बावड़ विधानसभा, ठीक है जी, और 40% वोट कांग्रेस गेन कर जाएगी, 44 से 40% भी मुझे लगता है 44 से 40% पे कांग्रेस रहेगी, और कांग्रेस को 71,000 से 75,000 वोट मिलने की संभावना है, 71 से 75। वोटों की संख्या तो बहुत ज्यादा मिल रही है पहले के। हाँ मैं आगे बताता हूँ, 63,000 मिले जी। अब 63,000 समथिंग मिले, 7,000 और तो 6-7,000 8,000 वोट जो है और ज्यादा चले जाएंगे, बल्कि 75,000 तक भी जा सकती है, 10-12,000 वोट बढ़ जाएंगे। बीजेपी जो है वो 78,000 से 82,000 तक चली जाएगी। अब आती है, मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि मुकाबला कड़ा है, इतना सहज नहीं है। हाँ नहीं मुकाबला है, मुकाबले से एक तरफा जैसा कोई माहौल नहीं, मुकाबले से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का रेयर चांस है, रेयर चांस बता रहा हूँ। मैक्सिमम वोट देने के बाद भी मैं तो ये सारा बता रहा हूँ आपको। अब एक बात और है, कांग्रेस की बहुत लंबी लिस्ट है, अगर कोई बागी कैंडिडेट वहां से लड़ा तो कांग्रेस अटेंड करेगा, सही, बाकी सारे उसको खींचने में लग जाएंगे। बीजेपी का कोई बागी कैंडिडेट मुझे नहीं लगता वहां चुनाव लड़ेगा, और लड़ेगा तो उसका कोई बहुत बड़ा इतना दिखता भी नहीं किसी का, नहीं दिखता ना, तो कोई वो नहीं होगा। एक बार और मैं करूँ, आदर्श कोई भी अदर्श या सारे मिलकर जितने ज्यादा वोट वहां से लेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को टेंट हो जाएगा। अब मैं यही कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस का कोई बागी लड़ा तो कांग्रेस 40% से नीचे होगी, जितने वोट वो बागी लेगा उतने आप कम कर लेना कांग्रेस के कोटे से जी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको बावड़ में जो बात करते हैं, मैं जाटों की वोट बता दूं आपको जी, जाटों की वोट है 13-14%, 33,000 से 35,000, कई लोग 40,000 तक की भी बताते नहीं, 13 से 14% वोट है जी, 33,000 से 35,000 वोट है। एससी की है 20-21%, 45,000 से 50,000, और अहीर वोट है 75,000 से 80,000, अहीर 33% है, 33। अब कांग्रेस का बेस देखो, अब कांग्रेस का बेस दो बिरादरी में, जाट एंड एससी वोट्स, तो ये दोनों का अगर मिलाएं तो 21 और 35% पे। बीजेपी का जो बेस है वो 65% पे, जितने उस परसेंट वोट ही कर लेंगे, 65 में से जितनी कांग्रेस लेगी उतनी ही जो है ना ये जाट और एससी वोट्स का ले जाएगी, यानी कि मामला वहीं पर बैठ जाएगा। 20% वो भी ले लेंगे वहां से, 20% वो भी ले लेंगे वहां से। अब इसको एक बात और देखो, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2014 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की टिकट पर भाई जसवंत चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस को वोट मिले 8.9%। 2019 का इलेक्शन हुआ, 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को वोट मिले 25.5%, और बीजेपी को 2014 के चुनाव में वोट मिले 52.8%, और बीजेपी को 2019 के चुनाव में वोट मिले 47.8%। आईएनएलडी को 2014 मिले 25.7%, 2019 में उनके दो वो हो गए, तो आईएनएलडी को मिला 2.4%, और जेजेपी को मिला 21.1%, दोनों मिला के 23.5%।
आदर्श जो थे 2014 के चुनाव में वो 12.6% वोट ले गए। आदर्श 2014 में काफी संख्या में वोट काफी संख्या में ले गए। अब 2019 में मैं जो कहना जो चाह रहा हूँ बताता हूँ आपको। 2014 का जो चुनाव था उससे जो 2019 का चुनाव आया तो कांग्रेस 16.6% वोट ज्यादा ले गई, यानी कांग्रेस की जो वोट परसेंट था वो 16.6% बढ़ गया। अब वो आया कहां से ये देखना पड़ेगा, यही समझने की बात है वो वोट कहां से आया था। कांग्रेस की तो बढ़ोतरी हुई, बीजेपी 52.8 थी 47.8 होगी, यानी कि 5% वोट बीजेपी का कांग्रेस को मिल गया। आईएनएलडी और जो आईएनएलडी जो उस टाइम थी 14 में तो आईएनएलडी थी 25.7% थी, वो 2019 में 2 फाड़ उनके हो गए, लेकिन 23.5% वो ले गए अपने इंटैक्ट रख गए, तो 2.2% कम हो गया। 2.2% वोट ये लेगी कांग्रेस। और आपको सबसे बड़ी बात और बता रहा हूं 12.6% जो अदर्स के जो वोट थे ना वो भी 2019 में 3.2% हो गए, और वो वोट भी 9.4%, 9.5% वोट कांग्रेस हो गया, बीजेपी को नहीं मिला अदर्स, यानी कि अदर्स का भी सारी कांग्रेस ले चुकी, और 5% बीजेपी का भी ले लिया, ये तो डाटा है जी। और 2.2% इनेलो का भी ले लिया। उसके बाद कांग्रेस 2019 के इलेक्शन में पहुंची 25.5% पे। ठीक है, अब एक बात और है, 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ इसमें कांग्रेस पहुंच गई 41% तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस 41% में पहुंची, इसका सारा बता दूं, कांग्रेस 41 में पहुंची, बीजेपी 55.4% पे पहुंची, आईएनएलडी जेजेपी दोनों मिलकर 1% पे रही, और अदर्स रहे 2.6% पे। यानी कि 2019 के चुनाव में अदर्स 3.2 थे और अदर्स तो वहीं रह गए 2.6, यानी लगभग बराबर है। कांग्रेस 41 में गई तो 25 में थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का वोट बढ़ा 15.5% और बीजेपी का भी 5.4% बढ़ गया। तो बीजेपी जो 2019 के चुनाव में 47.8% पे थी वो 55.4 में चली गई, तो बढ़ोतरी हो गई। बीजेपी 7.6% वोट बढ़ गया बीजेपी को जी। तो बीजेपी जो 7.6% वोट बढ़ा, आदर्श का तो सारा वोट कांग्रेस में गया 9.4%, क्योंकि आदर्श इसमें था। बीजेपी का वोट जो बढ़ा वो आया कहां से, वो बता, यानी कि वोट आया कहां से, ये जो बढ़ा कांग्रेस का भी बढ़ा बीजेपी का, ये वोट कहां से आया, ये वोट आया जेजेपी का। 2019 के चुनाव में आईएनएलडी और जेजेपी 23.5 पे थी, वो उनका 1% रह गया, यानी कि 22% वोट जेजेपी ने लगा, कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, वो इधर उधर चला गया। मतलब कहने वाला ये है। अब उसमें देखिए उस 22% में से 15.5% यानी 15.5% वोट सीधा कांग्रेस में, और पूरे हरियाणा में यही दिखा। आप देखो जहां भी जेजेपी का वोट था सारा कांग्रेस में, जहां जेजेपी को सीधे तौर पर जहां इम्पैक्ट हो गया चले गए, ऐसी जा रही वो सारे चले। बीजेपी को मिला 7.6%। अब मैं ये कह रहा हूं कि आदर्श का सारा ऑलरेडी कांग्रेस में जा चुका है, और बीजेपी का भी जो 5% वोट था कांग्रेस में चला गया, और आईएनएलडी जेजेपी का भी वोट लगभग कांग्रेस ले चुकी है। तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का अगर इसको देखें तो कांग्रेस के अलावा बीजेपी के पास जो वोट आया वो केवल और केवल 5% आया जेजेपी का। इस लोकसभा चुनाव 2024 की लेटेस्ट पोजीशन बात कर रहा हूँ, 5% वोट जेजेपी का आया। तो आप उस 5% को कम कर लो, वो भी दे दो इनको, तो 41.40% हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 46 से ऊपर नहीं जाएगी। सिराज साहब एक इस पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में। जब लोकसभा का चुनाव, केंद्र का चुनाव, लोग मोदी के नाम पर वोट कर रहे थे। अब जब हरियाणा की बात करें तो बेरोजगारी बड़ा मसला है, युवाओं का बड़ा मसला, 50 एंटी इनकमेंसी पार्टी की भी, पावर में तो पार्टी की भी और कैंडिडेट की भी हो सकती है, क्योंकि तीसरी बार लगातार बावन से बनवारी विधायक है, मंत्री हैं, और बीजेपी भी सरकार में, दोनों ये किस तरह से, क्या ये बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगी? हाँ, मुझे पता था आप एंटी इनकमेंसी की बात करोगे, इस पे मैं बड़ा क्लियर से बताऊंगा आपको। एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा के इलेक्शन में भी थी। राव साहब पुराने नेता हैं, पुराने टाइम से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, ये तो फिर भी 2 बार ही बने, राव साहब तो कई बार बन लिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है, हर नेता की होती है। उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, डॉक्टर बनवारी लाल के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी मंत्री, यही मंत्री। लेकिन
जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो सारी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में आपको दिखाई दे तो गई। कांग्रेस 25.5 से 41% पे गई। अच्छा, वो पूरी जो 16.5% वो प्रदेश सरकार की काम कर रही थी। 15.5 प्रदेश सरकार, नो डाउट। मोदी का इतना विरोध नहीं था, प्रदेश सरकार का था। इस बार जो लोकसभा का चुनाव था वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा था। तो बस यही डाटा आपका आधार इसलिए बता रहा है कि पूरा जो विरोध था आप देख चुके उसमें लोकल इश्यूज पे था। पूरे हरियाणा में चुनाव लोकल इश्यू पे था, और मोदी के नाम पे जो है ना कोई विशेष जो है ना मतलब वो नहीं था, ये लोकल इश्यूज पे था सारा चुनाव। और इस बार भी लोकल ही होगा। ये मैं कह रहा हूँ, मोदी के नाम पे जो है ना कोई बहुत ज्यादा वोट। तो मंत्री से भी सवाल पूछे जाएंगे ना? नहीं, मंत्री से पूछे जाएंगे। तो मंत्री जी की बात अगर मैं करूं, आप गाँव में सर्वे कर लो, आपको आप मंत्री जी को कोई बुरा नहीं बताएगा। सरकार की वजह से एंटी इनकम्बेंसी भले ही हो जाए, लेकिन उनका व्यवहार की या उनकी और मैं तो दूसरे पक्ष में किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, किसी खिलाफ हूं। दूसरे जो कांग्रेस में जो टिकट ले रही है उनसे भी मेरे बड़े पर्सनलाइजन है, बड़े अच्छे, जैसे रंगा साहब है मेरे फैमिली मेंबर की तरह है, वो भी सभी लोग बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो मैंने बता दी, 5% की और एंटी इनकम्बेंसी मान लो आप। स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी, तभी भाजपा 5 पे रह गई लोकसभा में, नहीं तो भाजपा 8 पे चली जाती। एक इसमें और बात कर रहे थे कि यदि बनवारी को ही मौका पार्टी मिलते तो कितना फायदा है, या किसी और को मौका मिलता तो इसका कितना फायदा मिलेगा? बनवारी को तीसरी बार से कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, बात कर बनवारी को मौका मिल सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपने इसमें बनाया था, मौका मिल सकता है नहीं मिल सकता ये तो बात ही छोड़ दो, कंफर्म है। बावल की टिकट 1000% डॉक्टर बनवारी लाल को मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ इवेंट का कुछ काम है। देखो, ये भी वाजिब सी बात है, कई बार हो सकता है कि आप उनके पर्सनल प्रशंसक हो, लेकिन इसका आधार क्या है कि डॉक्टर बनवारी लाल को ही टिकट मिलेगी? ऐसा है कि मैं ना किसी का पर्सनल प्रशंसक हूं ना किसी के खिलाफ हूं, मैं ये कुछ किसी आधार पे कह रहा हूँ। हाँ, तो वो आधार ही जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उसका आधार क्या है। आधार मैं बताता हूँ। बनवारी लाल जी की राव साहब ठीक है, कोई नाराजगी नहीं। बनवारी लाल जी मनोहर लाल खट्टर सीएम और नायब सिंह, अब जो नायब सिंह जी जो सीएम उनके साथ ठीक है, संबंध बराबर अच्छे हैं उनके, अच्छे हैं। फिर उनको फिर किसको मिलेगी टिकट? उन्हीं को मिलेगी टिकट। नहीं, एक नैरेटिव अभी बात चल रही थी कि जो लंबे समय तक सत्ता में रहता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आप भी हम बात कर रहे थे, तो कहीं वो नुकसान न झेलना पड़ जाए। पार्टी कैसे सोच सकती है कि 2 बार से लगातार विधायक है, प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, कि उसका नुकसान उन्हें बावल में बदलना पड़ जाए? क्या ये फैक्टर काम कर सकता है क्या? देखो, ये मैंने पहली बात इस बात की बात करूँ, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बावल में डॉक्टर बनवारी लाल के अलावा बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, वो एंटी फैक्टर की बात कहते हैं ना, मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा। कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे हैं वो भी वहां पे अगर हमारे डॉक्टर रंगा जी हैं, भाई जसवंत जी हैं, शकुंतला भगवाड़िया की बेटी है, ये भी मेरे भाई वहां पे मंत्री रहे हैं, और काफी ना मतलब जो मैं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कह सकता, एंटी इनकम्बेंसी तो उनके प्रति होती है जो सत्ता में है, लेकिन इनको भी देख चुके हैं लोग, लेकिन इनको इनका भी विरोध है, इनका विरोध है। जब आप सत्ता में आते हो, मंत्री बनते हो, कुछ लोग तो बेवजह आपके खिलाफ हो जाते हैं, बेवजह खान नाराज हो जाते हैं, तो इनका भी है। लेकिन नीलम तो अभी, अब एक बात कहूंगा मैं, अब बात आई, अभी आप कहोगे नए चेहरे को ले आई तो कांग्रेस, यही जाहिर सी बात है, आप कहोगे नए चेहरे को, कांग्रेस नए चेहरा राजभर को ले आई तो थी, ले आई थी ना, वोट भी खूब मिले। नया चेहरा अगर बावल से आया, वोट बहुत लेगा, लेकिन वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा जहां जीत का लक्ष्य। उसका कारण क्या है? कांग्रेस की, मैं बावल में देख रहा हूं, कांग्रेस की स्थिति बड़ी दिक्कत में है दोनों तरफ से। पुराना कैंडिडेट लाती है तो वो थोड़ा सा विरोध की बात है, नया चेहरा अगर आता है तो नया चेहरा की पब्लिक में बैठ नहीं है, पर्सनल वोट नहीं है, इनके पास पर्सनल वोट है। तो अब आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी की बात करें तो डॉक्टर बनवारी लाल सबसे सशक्त उम्मीदवार है, चलो आपकी बात मान भी लेते हैं। कांग्रेस में आपको कौन सा वो चेहरा लगता है कि जो सबसे बड़ी ज्यादा टक्कर दे सकता है, कड़ा मुकाबला मतलब कहने की खड़ा कर सकता है? देखो, कांग्रेस की बात मैं करूं, डॉक्टर एमएल रंगा जी जो है ना, वो कांग्रेस के सबसे सशक्त उम्मीदवार होंगे।
और ये अपना ये भी प्रयास कर रहे हैं सबरवाल जी। नहीं, सब्बरवाल भाई जो ना, सब आपने सब्बरवाल की भाई कह दी, सब्बरवाल भाई तो मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात कह सकता हूँ, सब्बरवाल भाई, मुझे 4 अगस्त को भी मीटिंग सब्बरवाल भाई जो है ना, वो फील्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों बार अच्छी वोट ली है, अच्छी मेहनत करते हैं वो, नो डाउट। सब्बरवाल भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं और के बजाय मुझे अच्छा लगता है, बसंत टिकट मिले, हाँ बसंत टिकट मिले तो। लेकिन मुझे ये लगता है कि डॉक्टर एम एल रंगा जो है ना, वो सबसे मजबूत कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के। लेकिन चर्चा तो ये भी कि जिसको 2 बार जो कांग्रेस की टिकट पे हार चुका उसको पार्टी टिकट नहीं देगी, युवाओं को देने की बात कर रही है, तमाम इस तरह की बातें आती है कि राहुल जी भी कह रहे हैं कि जो यूथ जो एक है वो लीडरशिप तैयार की जाए। क्या कांग्रेस उस पर भी कुछ विचार कर सकते नहीं, ये 2 बार में नहीं आते रंगा साहब तो, रंगा साहब तो कांग्रेस की टिकट पे एक ही बार तो हारे हैं, पिछली बार 2 बार नहीं हारे। जब पहले हारे थे तो वो इनेलो की टिकट पे थे, कांग्रेस की टिकट पे एक ही बार हारे। और मुझे लगता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट है, वैसे सभी मेरे मिलने वाले सभी से वो है, ऐसी कोई बात मेरी नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है सबसे मजबूत कैंडिडेट है। वैसे तो जो भी कैंडिडेट लड़ेगा सब मजबूत है। भाई जसवंत सिंह तो देखो टिकट हुड्डा के करीबी को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया है कांग्रेस ने हुड्डा को, लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं उस बात को। यदि इस बार से क्योंकि कहीं ना कहीं जसवंत सिंह नजदीक दिखाई देते हैं हुड्डा परिवार के, यदि उन पर दाव खेलते तो कितना उनका पाला लगता है कि मजबूती से नहीं देखो, जो कांग्रेस का कैंडिडेट जो होगा पावर से, कोई भी हो जाए, मुकाबला तो होगा, मुकाबले में कोई शक नहीं है, मुकाबला होगा। लेकिन मुकाबला बीजेपी उम्मीदवारों को हल्के में नहीं सोचना चाहिए कि आसानी से निकल जाए। नहीं, आसान पसीना बहाना पड़ेगा बीजेपी। आसान तो चुनाव हरियाणा में है ही नहीं मेरे भाई, कड़ा मुकाबला है हरियाणा है। यदि हल्की भी उन्होंने लापरवाही निपट जाएगा, मुकाबला है। लेकिन मैंने बता दिया आपको, वही गुड़गांव लोकसभा वाली बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो अपर लिमिट है ना वो 46% है, इस ऊपर कांग्रेस नहीं जाएगी। और एक बात और भी है, अब बात है मेहनत की, चुनाव मैनेजमेंट की, कौन कितनी मेहनत करता है, तो हो सकता है कि कुछ और रिजल्ट हो जाए। हाँ वो एक टाइम है भी 2 दिन मैंने कितना बड़ा प्रबंधक है चुनाव का, हाँ वो सारा है। और एक बात और भी है, एमपी के चुनाव के और एमएलए के चुनाव में फर्क है। जितना मैंने पहले कहा, छोटा जितना इलेक्शन होगा उतना प्रेडिक्शन फेल होने का चांस होता है। एक बात और कर लेते हैं कि बागी जिस तरह से कांग्रेस में भी लंबी फहरिस्त है, बागी एक बागी तो नहीं कह सकते, अभी तो सभी दावेदार हैं, टिकट एक ही को भी लिए। यदि कोई बागी चुनाव लड़ जाता है, क्या कोई वजूद ऐसा लगता है जो कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगा? ऐसी कंडीशन क्या बीजेपी में, तो बीजेपी में लोग टिकट तो मांग ही रहे हैं ना, डॉक्टर बनवारी लाल को तीसरी बार मिल भी जाता है, तो क्या कोई वहां पे भी बागी आने की स्थिति में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? कांग्रेस की बात अगर मैं करूं, अगर कांग्रेस की जो टिकट मांग रहे हैं उनमें से अगर मान लो चुनाव लड़ते हैं तो ये 3-4 आदमी है, ये नुकसान कर देंगे बड़ा, और नहीं कर सकते, नए आदमी तो कर नहीं सकता। हाँ, तीनों कहीं ना कहीं वो मौजूद है। डॉक्टर रंगा साहब है, शकुंतला भगोड़े की बेटी नीलम है, और जसवंत जी हैं, ये अच्छी वोट ले सकते हैं। और ये यहाँ तो चुनाव की बार बराबर सही मामला है, अगर वो जरा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो अगर मान लो 10,000 वोट मान ले गए, खेल 10,000 में मामला बदल जाएगा, 10,000 में बदल जाएगा। तो ऐसे अगर बीजेपी का कोई बागी होगा चुनाव लड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा। कैसे? वो ये बता रहा हूँ आपको, बावड़ के सारे हरियाणा की बात करो, जितने ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, जितने ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, वो जितनी ज्यादा वोट लेंगे बीजेपी को डायरेक्ट बेनिफिट है। वो किस तरह से बेनिफिट है? सत्ता पक्ष जो होता है उसके प्रति आपको अपने आपने अभी कहा एंटी इनकमेंसी हो जाती है, उसके खिलाफ मालूम 50 लोग हो गए, 50 लोगों में अगर हम 5 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 10 आपको चले गए, 5 उसको चले गए, 20 उसको चले गए, और अगर 50 एक को चले गए तो हम बात बाबा कह रहे हैं। लेकिन बात ये कि जब बात आई कि जितने ज्यादा कैंडिडेट है, रेवाड़ी में तो ये उल्टा पड़ जाता है मामला। चिरंजीव के कैप्टन या चिरंजीव के खिलाफ जितने ज्यादा उम्मीदवार लड़ते हैं उसको फायदा मिलता है हमेशा ही। मेरे भाई आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। मैं बताऊं, यहाँ पे पिछली बार बीजेपी के कई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। सुनो मेरी बात, पिछली बात मेरी बात को बहुत सही कह रहे थे। सुनो, पिछली बार यहाँ रेवाड़ी की पोजीशन अलग थी, यहाँ चुनाव लड़ कौन रहा था बाकी, यहाँ तो वो जो बीजेपी का जो डेड आदमी था, जो बीजेपी का पुराना लीडर था, वो लड़ रहा था नहीं कापड़ी वासी,
और आप पहले 5-6 बार कप्तान साहब जीते। कप्तान साहब क्यों जीते? वो सत्ता दल में जब रहते थे तो इसलिए जीतते थे। कप्तान साहब का यही कारण था, सत्ता पार्टी के खिलाफ वो जितने ज्यादा घंटे चुनाव लड़ेंगे वही जीतता है। ये बिल्कुल सही बात। बताओ कप्तान साहब इसमें जीते नहीं जीते? अगर डायरेक्ट फाइट कभी पहले हो जाती ना कप्तान साहब की हार होती। कंक्लूड कर लेते हैं एक बार, हरियाणा में मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव का? पहला सवाल। दूसरा सवाल भी साथ ही ले लेते हैं कि राव फैक्टर कितना दिखेगा इस चुनाव में? नहीं, मोदी फैक्टर तो काम करेगा ही, वो तो ठीक बात है वो तो, लेकिन चुनाव स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा था लोकसभा का, ये भी रहेगा। और मुझे ये लगता है इस बार, मेरा अपना मानना है कि मोदी, वैसे मोदी के नाम पे वोट मिले वो तो ठीक बात है, लेकिन बहुत सारी जगह मोदी का तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, और कुछ पर्टिकुलर बिरादरी में नहीं था, पर्टिकुलर कास्ट में इतना मोदी को नहीं था। मोदी का इस चुनाव में ना विधानसभा में वो मोदी के नाम पे कम और स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा होगा, और स्थानीय मुद्दों पे वोटिंग होगी। हुड्डा भी एक बड़ा फैक्टर रहते हैं। आप एक बात और पूछ रहे तो भूल गया, क्या करते हो? राव साहब का फैक्टर, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में हम जब की चर्चा करें राव का जिक्र ना करें तो ऐसा हो नहीं, राव का फैक्टर है। मैं पहली बार कह रहा हूँ फैक्टर, राव जी का फैक्टर है ना। यदि राव जिस तरह से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि 11 तक सीमित नहीं, वो आगे तक जाएंगे, मतलब अब तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी। पहले तो 11 सीट पर ही डिमांड रखते थे। हम परसों भोसड़ी में थे तो हमने उनसे बात भी की थी कि हाँ क्या आपकी उम्मीद है टिकट को लेकर, वो कह रहे थे कि 11 तक नहीं, आगे। यदि उनके साथ कुछ ऐसा होता है 11 उनको टिकट जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, और वो कहीं ना कहीं शांत रहते हैं और कोई नाराजगी रहते हैं, तो उसका प्रभाव कितना देखते हैं? देखो भाई, ऐसे है, ये जो नाराजगी, ये जो बातें तो होंगी ना, ये मैं कहूंगा ये इमेच्योरिटी है। ये बहुत बड़े लीडर हैं और राजनीति में ये सब चलता रहता है। नहीं, हम ये जायज बात है, लेकिन यदि ऐसा हुआ, नहीं ऐसा होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? राव की अंतिम पड़ाव में जब भी बीजेपी को इग्नोर कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर उनको बनाया नहीं, लोगों में भी नाराजगी है, वो खुद भी मानते हैं कि नाराजगी है, कई मौके पर उन्होंने कहा भी है। अब यदि उनके मुताबिक कुछ टिकटें उनको नहीं मिलती, जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले, वो पार्टी राव अपनी बेटी को सेट करना चाहते, तमाम इस तरह की बातें, यदि फिर बीजेपी इसमें कुछ इधर उधर करती है तो क्या नाराजगी नहीं होगी? और स्वाभाविक से नाराजगी होगी। राव जी की बात बीजेपी मान लेगी, बीजेपी की बात राव जी मान लेंगे। कुछ नहीं होना है, न राव जी ने नाराज होना है, न बीजेपी ने नाराज होना है। एक दूसरे की जरूरत है, और राजनीति चाहे घर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक देख लो, राजनीति है एक दूसरे की जरूरत की। देखिए आज की हमारी, और आपने 11 सीट की बात है, टिकट की जो बात है, टिकट जितना मतलब राव जी को जितनी टिकट के जो वो करेंगे, उनमें वो आपस में बैठ के सारी बात हो करके राव जी की जो ठीक वो है वो टिकटें उनको दे दीजिए। मैं मान सम्मान का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मान सम्मान रखेंगे। देखिए आज की हमारी खास जो चर्चा थी वो थी बाबा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला, यूं कहे तो कांटे का मुकाबला दिखाई देगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और बाबर भी से अछूता नहीं है। जिस तरह से शिवाज साहब बता रहे थे कि कांग्रेस को काफी अच्छी खासी वोट मिलेगी, कांटे का मुकाबला होगा, ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को या फिर पार्टी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि कोई बागी करता है तो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है, समीकरण बिगाड़ सकता है, और कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकते हैं। इसी तरह से अगली खबर में हम कल चर्चा करेंगे रेवाड़ी विधानसभा की। आखिर यहाँ पर कौन कितना मजबूत है, कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और कौन यहाँ पर टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनावी समीकरण बदल रहे हैं, माहौल भी लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में कल की खबर हम लगातार दक्षिण हरियाणा की तमाम सीटों पर चर्चा करेंगे। आखिर किस सीट पर कौन है भारी, किसको मिलने वाली है अब की बारी। नमस्कार।